आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। Solubility of gases in liquids। किसी भी सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट सॉल्युबल होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब सॉल्यूट का ध्यान रखना है कि सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट जितना सॉल्युबल हो सकता है, ऐसा नहीं हो कि सॉल्यूट बहुत कम ले। सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट जो उसमें सॉल्युबल हो रहा है वो भी क्या कहलाएगी, आपकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। हाँ, उसके बाद अगर वो सॉल्युबल नहीं हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी नहीं है। कल हम लोगों ने या परसों हम लोगों ने देखा था कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि आपका सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि वो सैचुरेटेड रहे, मतलब संतृप्त रहे, उसमें फिर और अधिक सॉल्यूट क्या नहीं हो, सॉल्युबल नहीं हो। तो यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट जो ले रहे हैं हम सॉल्यूट का, जो कि क्या हो रहा है सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो रहा है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट रूल था जो दिया था किसने, एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है हेनरी। हेनरीज लॉ। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure of solution। किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। उसका हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, m is directly proportional to P। यहां पर m किसको शो कर रहा है, मास ऑफ गैस। गैस का जो भी अमाउंट लिया गया है वो किसके द्वारा शो किया जा रहा है, स्मॉल m के द्वारा। और P किसको शो कर रहा है, उस गैस के प्रेशर को। यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो यहां पर लगेगा एक कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को हम शो करेंगे KH से। तो क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन, KHP। यहां पर P को इक्वल्स टू के इधर लाएंगे तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी KH इज इक्वल्स टू M बाय P। यहां पर KH जो लिया गया कांस्टेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट। KH इज इक्वल्स टू क्या बोलेंगे इसको, हेनरीज कांस्टेंट। तो यही रूल आपका कौन सा है, हेनरी लॉ। जो आपका टॉपिक है उसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। चलो आपके लिए एक नया वर्ड आ रहा है, कॉलिगेटिव। कॉलिगेटिव को हिंदी में क्या बोला जाता है, अणुसंख्यक गुणधर्म। अब अणुसंख्यक गुणधर्म है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है उसको हम लोग ले लेते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस प्रेजेंट इन डेफिनाइट वॉल्यूम ऑफ इट, दिस आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन के मैक्सिमम प्रॉपर्टीज या गुणधर्म जो होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, सॉल्यूट पर डिपेंड करते हैं। जितना भी सॉल्यूट सॉल्यूशन में अवेलेबल है वही सॉल्यूट पार्टिकल आपके कोई से भी हो सकते हैं, वो एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस जो है वो उस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को शो करने वाले क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो सकती है जो सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। अब ये चारों प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है और ये चारों प्रॉपर्टीज ही आपको लास्ट तक पढ़ना है। सबसे पहली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका नाम है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
इसको बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। चलो एक आपको यहाँ पर नया ओल्ड वर्ड मिल रहा है जिसको आपने 11th में कहीं ना कहीं यूज करा था, और वो है आपका वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर आप सभी जानते हैं, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन आपको सभी को मालूम है। चलो ये मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, तो हम लोग इजीली क्या कर लेंगे, इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी कर लेंगे। तो ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब यहाँ पर क्या बता रहा है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, मतलब वाष्प दाब में क्या हो रही, कमी हो रही है। तो वाष्प दाब में कमी कब हो सकती है, आप दिमाग लगाएं, सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, सॉल्यूशन है, और वो कह रहा है कि वाष्प दाब में कमी आ रही है। तो वाष्प दाब में कमी कब आ सकती है, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब, नॉन वोलेटाइल मतलब, वोलेटाइल मतलब क्या होता है आपका वाष्पशील, और नॉन वोलेटाइल मतलब क्या होता है अवाष्पशील। तो यहां पर आप एक ही वर्ड ध्यान रखना जो कि आपको चारों प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मिलेगा, और वो है आपका नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल कौन होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जिन्होंने सॉल्वेंट बोला है वो रॉन्ग है, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड कर रही है, सॉल्यूट पर डिपेंड कर रही है। तो नॉन वोलेटाइल कौन रहेगा, सॉल्यूट। तो जिन्होंने सॉल्यूट बताया है वो राइट है, क्योंकि यहां पर आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट पर ही डिपेंड कर रही है, इसलिए नॉन वोलेटाइल हमेशा कौन रहेगा, आपका सॉल्यूट। और अगर दोनों वोलेटाइल हो गया तो फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी आपको ये प्रॉपर्टीज का ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। इसलिए एक क्या रहेगा आपका, सॉल्यूट क्या रहेगा, नॉन वोलेटाइल रहेगा। इसके बाद दूसरी जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हम लोग सीरियल वाइज इन प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। अभी मैं आपको चारों प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, फिर एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग स्टडी करेंगे। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है आपका इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। चलो आपको एक और ओल्ड वर्ड मिल रहा है जो आपने 11th में यूज करा था, कौन सा वर्ड है, बॉइलिंग पॉइंट। आपने 11th के चैप्टर नंबर 5 या 6 में, आपने 5 या 6 में दोनों में से कहीं पर आपने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में सुना हुआ है, तो आप लोग पहले से जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अब वो क्या बोल रहा है, इलिवेशन। अब इलिवेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ना, इंक्रीज होना। तो किसमें वृद्धि हो रही है, किसमें बढ़ोतरी हो रही है, कौन बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्वथनांक। क्वथनांक में उन्नयन होना। क्वथनांक का मतलब क्या होता है, कोई सा लिक्विड जिस टेम्परेचर पर बॉइल होता है वही क्या कहलाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजिंग होगी। तो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजिंग कब होगी, किसके कारण हो सकती है, जल्दी बताओ। सॉल्यूशन में तीन चीजें, दो चीजें, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो किसके कारण बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजिंग होगी, सॉल्यूट के कारण। बिल्कुल राइट, जिन्होंने भी बताया, और आई थिंक सभी ने राइट बताया कि सॉल्यूट के कारण क्या होगा, यहां पर आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक में जो वृद्धि हो रही है वो भी किसके कारण हो रही है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कारण हो रही है। इसके बाद थर्ड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये है आपकी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। चलो एक वर्ड और आपका आ रहा है यहां पर, फ्रीजिंग पॉइंट। ये भी आपने 11th में यूज करा था। डेफिनेशन इसकी भी आपने देखी थी कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कोई बताएगा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। चलो आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, आप मैं जो बताऊं उससे मैच कर ले। वह टेम्परेचर जिसपे कोई लिक्विड क्या हो जाए, फ्रीज हो जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। अब सभी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। आप ऐसा मत सोचना कि सारे जितने लिक्विड्स होते हैं उनका फ्रीजिंग पॉइंट सिमिलर होता है। सभी लिक्विड्स का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। चलो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जल्दी से बताओ। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, जमना या फ्रीज होना स्टार्ट कर देता है। तो यहां पर क्या बता रहे हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग मतलब, डिप्रेशन मतलब क्या होना, कम होना। और किसमें कमी हो रही है, फ्रीजिंग पॉइंट में, हिमांक में कमी हो रही है। तो हिमांक में कमी किसके कारण होगी,
फ्रीजिंग पॉइंट में कमी किसके कारण होगी, जल्दी बताओ। सॉल्यूशन में कौन है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, किसके कारण होगी, हिमांक में जो कमी आ रही है उसके पीछे भी रीजन कौन है, आपका सॉल्यूट है। तो ये भी हम लोग देखेंगे कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। और नेक्स्ट और लास्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको समझने के पहले आपको मालूम होना चाहिए ऑस्मोसिस क्या होता है। आपको ऑस्मोसिस की डेफिनेशन मालूम है। आप अगर बायो वाले हैं तो बायो वाले तो ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या होता है। इसमें बायो वाले जो है उनको मालूम है ना ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। तो यहां पर भी ऑस्मोसिस से ही रिलेटेड जो आपका है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है वो भी जब हम लोग ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसमें भी चेंजेस जो होता है, मतलब उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर वो सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट की तरफ मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपको सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन यूज करना पड़ेगी। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस से रिलेटेड हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर लेंगे और वो भी किस पर डिपेंड करेगा, आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पर डिपेंड करेगा। तो आप ये दिमाग में बैठा लें चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से समझना है और इससे रिलेटेड आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लेना है और इसके साथ में इनमें न्यूमेरिकल्स भी है। प्रत्येक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो हम लोग एक एक करके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को देखते चलेंगे और उनके न्यूमेरिकल्स को भी वहां पर देखते चलेंगे। चलो एक एक करके हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग ले रहे हैं वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। चलो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है उसके पहले आपको वेपर प्रेशर की डेफिनेशन मालूम होना चाहिए कि वेपर प्रेशर होता क्या है। क्या होता है वेपर प्रेशर, मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपको बता देता हूं वेपर प्रेशर क्या होता है। किसी द्रव की सतह पर वाष्प की बूंदों के द्वारा डाले गए दाब को वाष्प दाब कहा जाता है। उसको इंग्लिश में भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। The vapor pressure, the vapors of liquid exert a definite pressure above the liquid surface at that temperature. एक डेफिनेट टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, जो लिक्विड की सरफेस है, जो भी कंटेनर में लिक्विड लिया हुआ है उसकी सरफेस पर वेपर के द्वारा जो प्रेशर अप्लाई किया जाएगा वही प्रेशर क्या कहलाएगा, आपका वेपर प्रेशर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि कैसे वेपर प्रेशर चेंज हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। तो आप दो कंटेनर, हम ग्लास कंटेनर ले रहे हैं, एक ग्लास कंटेनर ये ले लिया जिसमें हमने क्या ले लिया है, प्योर सॉल्वेंट। आप इसको ग्लास कंटेनर, ग्लास चेंबर कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसी एक और हम लोग ग्लास कंटेनर ले रहे हैं, अब इसके अंदर हम लोग क्या ले रहे हैं, इसमें हम लोग ले रहे हैं सॉल्यूशन और इसके अंदर क्या ले रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट। इस कंटेनर में लिया गया है प्योर सॉल्वेंट और इस कंटेनर के अंदर लिया गया है क्या, सॉल्यूशन। मतलब इस कंटेनर में कौन कौन है, सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है और इस कंटेनर में ओनली कौन है, केवल सॉल्वेंट ही है। अब इन दोनों कंटेनर को क्या कर देंगे, हम लोग क्लोज कर देंगे। एक ऐसा कंटेनर जिसमें क्या कर देंगे, इसको पूरी तरीके से क्या कर देंगे, पैक कर देंगे। तो यहां से हमने क्या कर दिया, इसको पैक कर दिया। मतलब हम लोग इसको क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर से इसका कनेक्शन ब्रेक कर देंगे। आप लोगों ने वो चैप्टर नंबर 6-11 में पढ़ा था ना, चैप्टर नंबर 6 हम लोगों ने वहां पर देखा था कि बल्क फेज क्या होती है, वहां पर क्लोज कंटेनर क्या होता है, ओपन कंटेनर क्या होता है, सिस्टम के बारे में पढ़ा था। सिस्टम और सराउंडिंग सभी को मालूम है कि भूल गए। हाँ, यहां पर वही वाली चीज ले रहे हैं हम लोग, इसको क्या कर रहे हैं, हम लोग पैक कर रहे हैं।
ये कंटेनर भी पूरी तरीके से हमने क्या कर दिया, पैक कर दिया। और ये वाला जो कंटेनर लिया है, इस कंटेनर को भी हम लोग क्या कर देंगे, पैक कर देंगे। ठीक है, अब दोनों को हमने क्या कर दिया, पैक कर दिया। अब आपको मालूम है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मे भी पॉसिबल, आपको मालूम है जो लिक्विड होता है उसका वेपोराइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली होता है। गर्मी के समय में आप देखो जितनी भी रिवर्स या सी वाटर होता है, उनकी सरफेस पे से वाटर क्या होता है, करो इवेपोरेट, मतलब क्या होता है, यहाँ पर वाष्पीकरण होता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, टेम्परेचर के कारण वेपोराइजेशन, इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पर, चूंकि ये क्या है आपका प्योर सॉल्वेंट है, मतलब ओनली ऑन आपके क्या है यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट, तो प्योर सॉल्वेंट को मैं इससे शो कर रहा हूं और सॉल्यूट पार्टिकल को डार्क डॉट के द्वारा शो कर रहा हूं। मतलब जो आपका ब्लैंक वाला डॉट है वो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और ये डार्क वाला जो है डॉट वो क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूट। अब आपको मालूम है तो यहाँ तो प्योर सॉल्वेंट ही है, यहाँ पर सॉल्यूट का तो कोई रोल ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट पार्टिकल जो है उसका इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब इवेपोरेशन यहां पर भी स्टार्ट हुआ। अब यहां पर हम बात करते हैं, तो यहां पर आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल दोनों हैं। यहां पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट पार्टिकल दोनों है, और जबकि यहां पर केवल क्या है, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल ही है। तो मुझको बताओ ज्यादा इवेपोरेशन कहां होगा और इवेपोरेशन कम कहां पर होगा, राइट, लेफ्ट साइड में इवेपोरेशन ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये प्योर है, और प्योर है तो इजीली क्या कर लेगा, वो टेम्परेचर को गेन करेगा, लिक्विड के पार्टिकल गेन करेंगे और एनर्जी को गेन करके काहे में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है, जबकि यहां पर इवेपोरेशन क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, राइट साइड में ये सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट पार्टिकल को क्या नहीं होने देंगे, वोलेटाइल नहीं होने देंगे, वेपर में कन्वर्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सॉल्यूट पार्टिकल ऑलरेडी क्या है, नॉन वोलेटाइल है। ये खुद तो वेपर में कन्वर्ट होंगे नहीं, लेकिन दूसरे को भी वेपर में कन्वर्ट होने से क्या करेंगे, रोकेंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपका इवेपोरेशन कम हो रहा है और यहां पर ज्यादा हो रहा है। अब इसके बाद हम आ रहे हैं, ये तो अभी मैंने जनरली आपको इवेपोरेशन बताया, पर हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर की। तो वेपर प्रेशर को ऑब्जर्व करना है। यहां पर आप देखो तो आप यहां पर ये इसकी जो सरफेस है, इस कंटेनर की जो सरफेस है वो क्या है, क्लोज है, मतलब हमने क्या कर दिया, उसको ढक दिया है। अब ढक दिया है तो क्या होगा, यहाँ पर जो आपके वेपर पार्टिकल है, ये वेपर पार्टिकल क्या हो जाएंगे, इस सरफेस पर आकर क्या हो जाएंगे, सबमिट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। बाहर तो जाएंगे नहीं, ओपन है ही नहीं, अगर ओपन होते तो सराउंडिंग में चले जाते, पर यहाँ पर ये तो क्लोज है, तो क्या होगा, इसकी सरफेस, इसके टॉप पर आकर क्या हो जाएंगे, ये पार्टिकल सबमिट हो जाएंगे। अब इस टॉप का कनेक्शन कहां से है, बताओ, इसका कनेक्शन कहां से, इस टॉप का कनेक्शन सराउंडिंग से है। तो यहां पर क्या होगा, जो ऊपर टॉप वाली जो जगह है वहां से ये पार्टिकल जो है, जो वेपर पार्टिकल है वो क्या होंगे, कूल होंगे, और कूल होंगे तो क्या होंगे, वापस से काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जैसे ये पार्टिकल लिक्विड पार्टिकल में कन्वर्ट होंगे तो इनके द्वारा इसकी सरफेस पर क्या किया जाएगा, प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, और वही प्रेशर क्या होगा आपका, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जो है वो किसके द्वारा अप्लाई किया जा रहा है, वेपर के द्वारा। इस कारण से इस प्रेशर को क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर किधर अधिक मिलेगा और किधर कम मिलेगा, लेफ्ट साइड में वेपर प्रेशर ज्यादा है, जबकि राइट साइड में वेपर प्रेशर कम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल अवेलेबल है, और सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट पार्टिकल को क्या नहीं होने दे रहे हैं, वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहे। जितने भी वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने कम ही क्या हो रहे हैं, वापस से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो पा रहे हैं। तो अब हम लोग ले रहे हैं, अब वेपर प्रेशर से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट रूल ले रहे हैं, जिसको दिया था किसने, राउल्ट ने। तो हम लोग ले रहे हैं राउल्ट लॉ। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बोर्ड के पेपर में, आप देखोगे तो ये राउल्ट का नियम क्या है, उसका गणितीय व्यंजक और उसकी सहायता से अवाष्पशील विलय का, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलिकुलर मास डिटरमाइन करने वाला फार्मूला आपको पूछा जाता है। तो इसको आप अच्छे से क्लियर कर लेना, ये होता क्या है। अभी आपने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझ लिया था, अब मैं उसको ही आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, किसकी हेल्प से, राउल्ट लॉ की हेल्प से। अब राउल्ट का नियम क्या होता है, राउल्ट ने जनरली क्या करा था, यहाँ पर राउल्ट ने किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से रिलेटेड जो सॉल्यूशन होता है उसके वेपर प्रेशर में होने वाले चेंजेस से रिलेटेड क्या करा था, एक
लॉ दिया था, उसको हम क्या बोलते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। पहले मैं हिंदी में डेफिनेशन बता देता हूं आपको। राउल्ट का नियम क्या है, किसी अवाष्पशील, शब्दों पर ध्यान देना क्योंकि शब्द से ही आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपका ये लॉ, लेकिन शब्दों से ध्यान रखना आपको, है ना। किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए, किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। वापस से मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, एक वर्ड और जोड़ रहा हूं मैं। स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। अब दिमाग में लाओ, क्या बता रहा है वो, स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए। अब विलयन में कौन अवाष्पशील है, विलय, और उसके कारण क्या हो रहा है, वाष्प दाब में कमी आ रही है। तो क्या बता रहा है वो, उस विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब किसके समानुपाती बता रहा है, विलायक के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। तो विलायक, द वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, द वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन containing a non-volatile solute in a volatile solvent is proportional to the mole fraction of the solvent in the solution। चलो, जो हमने डेफिनेशन ओरली ली है वही डेफिनेशन को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक फार्मूले के रूप में अप्लाई कर देते हैं। तो आपकी ये इक्वेशन हो जाएगी, ये जो है PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करेंगे तो यहाँ पर लग जाएगा एक प्रकार का कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट हो जाएगा आपका K XA। ये हो गया आपका कांस्टेंट। K जो है एक प्रकार का क्या है, आपका कांस्टेंट है। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो, इसके बाद हम बात करते हैं प्योर सॉल्वेंट की। अब प्योर सॉल्वेंट जो हम लोगों ने दो कंटेनर लिए थे, एक हमने सॉल्यूशन वाला कंटेनर लिया था और एक हमने प्योर सॉल्वेंट वाला कंटेनर लिया था। तो अगर हम बात करें यहां पर प्योर सॉल्वेंट की, यहां पर जो मैंने सॉल्वेंट जो यूज करा था, PA जो मैंने सिंबल यूज करा था, ये तो सॉल्वेंट के लिए। मैंने ये नहीं बोला कि ये प्योर सॉल्वेंट है, बिल्कुल प्योर है, क्योंकि सॉल्यूशन में तो प्योर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहां पर कहने की बात ये है कि यहां पर हम बात करें केवल प्योर सॉल्वेंट की, जो आपने लेफ्ट वाले कंटेनर में लिया था। तो प्योर सॉल्वेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, XA जो विलायक का मोल प्रभाज्य है या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, उसको हम क्या लेंगे, यूनिट 1 मानेंगे। क्या मानेंगे इसको हम लोग, 1 मानेंगे। XA को क्या लेंगे हम लोग, 1 लेंगे। तो आपका PA क्या हो जाएगा, जो सॉल्वेंट है आपका क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू P0A। ये क्या हो जाएगा आपका, PA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, P0A। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये तो सॉल्वेंट था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन ये क्या है आपका, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P0A। PA किसको शो कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और P0A किसको शो कर रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को शो कर रहा है। ये दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो PA की जगह पर क्या हो गया आपका, P0A। उसके बाद आपने XA की जगह पर क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये K। तो आपके पास एक वैल्यू मिल रही है, K की वैल्यू मिल रही है, K इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, P0A। इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। चलो, इक्वेशन नंबर 2 में K की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो PA इज इक्वल्स टू P0A इंटू XA। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 3। क्या होगी इक्वेशन नंबर 3, PA इज इक्वल्स टू P0A इंटू XA। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जो है अगर XP है तो आपकी इक्वेशन क्या करेंगे हम लोग, इसको XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1। अब देखो क्या हो रहा है, वो बता रहा है कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो कैसा है, यूनिट ले रहे हैं।
ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दोनों का कैसा ले रहे हैं हम लोग, 1 ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ये वाली जो इक्वेशन लिखी हुई है क्या हो जाएगी आपकी, XB को इक्वल्स टू के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस XB, XA इज इक्वल्स टू 1 माइनस XB। इसको दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 4। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में XA की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने पर तो क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी PA इज इक्वल्स टू P नॉट A, XA की जगह पर रख देंगे हम लोग 1 माइनस XB। क्या होगी आपकी इक्वेशन, PA इज इक्वल्स टू P नॉट A 1 माइनस XB। इस P नॉट A को हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहां पर, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन आपकी, न्यू इक्वेशन हो जाएगी PA इज इक्वल्स टू P नॉट A माइनस P नॉट A इंटू XB। क्या आपकी इक्वेशन हो जाएगी। चलो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, माइनस वाला जो P नॉट A इंटू XB है उसको इक्वल्स टू के इधर ले आते हैं। अब बराबर के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये P नॉट A इंटू XB इज इक्वल्स टू P नॉट A। अब यहां से ये जो PA है इसको उधर की तरफ लाएंगे तो इधर पॉजिटिव था, उधर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा PA, P नॉट A इंटू XB इज इक्वल्स टू P नॉट A माइनस PA। चलो इसके बाद अब क्या करेंगे, हम XB को यहीं रहने देते हैं और P नॉट A को हम क्या कर लेते हैं, इक्वल्स टू के उधर ले जाते हैं। तो क्या होगा, ये यहां पर इनटू में था उधर बेस में चले जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, XB इज इक्वल्स टू P नॉट A माइनस PA बाय P नॉट A। ये जो आपको फाइनली इक्वेशन जो मिली है ये है राउल्ट के नियम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। अब इस इक्वेशन से ही हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करने वाला फार्मूला क्रिएट करेंगे। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करने वाला फार्मूला यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग क्रिएट करेंगे। मान लो इक्वेशन नंबर इसको दे देते हैं हम लोग फर्स्ट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला क्या था हमारा, XB इज इक्वल्स टू, कल हम लोगों ने देखा था NA बाय NA प्लस NB। ये फार्मूला हम लोगों ने क्या करा था, कल यहाँ पर देखा था। ठीक है, यहाँ पर NB आएगा, ऊपर NB आएगा। ठीक है, यहाँ पर NB आएगा क्योंकि सॉल्यूट है, वहां पर सॉल्वेंट होता तो Na आता। तो आपकी इक्वेशन क्या थी, XB इज इक्वल्स टू NB बाय NA प्लस NB। NB किसको तो कर रहा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो इसका फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल के लिए मैंने कल मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी में सब में आपको फार्मूला बताया था, आपको सब में बताया था ना फार्मूला। चलो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या लिखते थे हम लोग, फार्मूला क्या था, WB बाय MB। क्या हो गया फार्मूला, WB बाय MB। WB किसको शो कर रहा है, WB किसको शो कर रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट, और MB किसको शो कर रहा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ऐसी अगर हम बात करें तो Na के लिए क्या लिख लेंगे हम लोग, Na के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा आपका, Na की जगह पर रख देंगे हम लोग WA बाय MA, WA बाय MA। तो NB और Na दोनों की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ले लेंगे। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो इस इक्वेशन में जो आपको यहां पर इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन में ये वैल्यूज को हम लोग क्या कर देंगे, रख देंगे। आपकी Na और NB की वैल्यू को कहां पर कर देंगे पुट, ये वाली इक्वेशन में कर देंगे। यहां पर हम लोग रख देते हैं तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, XB इज इक्वल्स टू, NB की जगह पर रख दिया हमने WB बाय MB बाय Na की जगह पर क्या रख रहे हैं हम लोग, WA बाय MA इंटू, सॉरी प्लस, यहां पर हो जाएगा प्लस, NB की जगह पर वापस क्या रख रहे हैं, WB
बाय m। तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट को क्या मानेंगे हम लोग, नेग्लिजिबल मानेंगे, नगण्य मानेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये नगण्य हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इधर मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, ठीक है। यहां पर आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, XB इज इक्वल्स टू WB, इसको मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा WB बाय MB। जल्दी बताओ, ये नीचे था, ये बेस पे दे रखा था WA बाय MA, तो MA क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और WA क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो इंटू क्या हो जाएगा, MA बाय WA, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन हो गई WB बाय MB इंटू MA बाय WA। चलो आपको ये वैल्यू मिल रही है, XB की वैल्यू मिल रही है, इसको अब इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं, ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड की वैल्यू को रखने पर, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर XB की जगह पर रख रहे हैं तो हो जाएगा आपका P नॉट A माइनस PA बाय P नॉट A इज इक्वल्स टू WB बाय MB इंटू MA बाय WA। देखो एक फार्मूला तो आपका ये हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन क्या दिया था, मैंने क्या बताया था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलिकुलर मास डिटरमाइन करना है। तो आपके पास मोलिकुलर मास किसका, सॉल्यूट का, तो आपको MB वाला फार्मूला क्रिएट करना पड़ेगा। तो MB के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, MB इज इक्वल्स टू, बाकी सबको उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका WB इंटू MA इंटू उधर की तरफ P नॉट A बाय नीचे की तरफ क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आपने P नॉट A माइनस PA को उधर ले गए और ऑलरेडी वहां पर क्या दे रखा है आपका WA दे रखा है, तो क्या हो जाएगा WA इंटू P नॉट A माइनस PA, ठीक है। ये जो फार्मूला हो जाएगा, ये फार्मूला किसके लिए हो जाएगा आपका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मोलिकुलर मास को डिटरमाइन करने का। क्वेश्चन यही है, एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है कि किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मोलिकुलर मास को डिटरमाइन करने वाला फार्मूला क्रिएट करो। तो ये फार्मूला आपका वही है। अगर आपको इसमें सारी वैल्यूज मालूम है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मोलिकुलर मास को डिटरमाइन कर सकते हो। ओके, आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं। जय हिंद।